इतिहास के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा कि हमारा भारत कैसे आज़ाद हुआ और हमारे भारत में आज़ादी के लिए कितने संघर्ष किए, कितने आंदोलन किए गए। जैसे कि हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने लोगों को के अंदर समानता लाने के लिए कितने संघर्ष किए। तो इस ये सब जो है हमारे इतिहास में तो ही आता है। अब एक हमारे इतिहासकार और वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है इरफान हबीब। उनका मानना है कि भारत में जो हमारा इतिहास है उसके लिए लोगों के मन में नफ़रतें फैलाई जा रही हैं। जैसे कि जो मुग़ल साम्राज्य था उसमें जो अकबर था और बाबर था, उनके लिए ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही हैं जिससे लोगों के मन में नफ़रतें फैल रही हैं। जैसे कि हम बात करें तो इसके चलते हमारी जो 8th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री है वह भी चेंज हो रही है और अब नई हिस्ट्री आ रही है। तो इस प्रकार से जो है लोगों के मन में नफ़रतें फैलाई जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस न्यूज़ को पूरा डिटेल में देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहासकार इरफान एस हबीब का कहना है कि औपनिवेशिक कथाएं आज भी भारत में नफरत फैलाने वाली भाषणों को बढ़ावा देती हैं। तो हमारी जो औपनिवेशिक कथाएं थीं वह भारत में आज भी लोगों को नफरत फैलाने को बढ़ावा देती हैं। यह जो भाषण है इरफान हबीब ने, यानी कि उन्होंने यह अपना जो भाषण है वो कहाँ दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर एस इरफान हबीब के एक व्याख्यान पर आधारित है जो 13 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस डिकोडिंग हेट स्पीच इन इंडिया स्ट्रैटेजिक्स एंड चैलेंज टू क्लब्स में दिया गया है। इस व्याख्यान में हबीब ने तर्क दिया है कि भारत में आज भी नफरत भरी भाषण की जड़ें औपनिवेशिक इतिहास से जुड़ी हुई हैं। यानी कि जो औपनिवेशिक इतिहास है उससे आज भी नफरत भरी जो जड़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं। लोगों के मन में आज भी नफरत भरी हुई है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटकर मुस्लिम शासन को अत्याचारी और ब्रिटिश शासन को सभ्य बताया, जिससे हिंदू मुस्लिम संबंधों में स्थायी वैमनस्य पैदा हुआ है। यानी कि इससे क्या है कि लोगों ने जो भारतीय औपनिवेशिक इतिहास था उसमें जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, यानी कि जो ब्रिटिश सत्ता थी, ब्रिटिश काल को अलग अलग बांटकर और जो ब्रिटिश शासन था उसको सभ्य बताया गया है, लेकिन जो हिंदू और जो मुस्लिम काल था उसको अत्याचारी बताया गया है। तो इससे जो हिंदू और मुस्लिम का जो संबंध है उसमें वैमनस्यता, यानी कि उसमें इंसानियत नहीं रही है। आज के सांप्रदायिक ताकतें इन पुरानी औपनिवेशिक कथाओं और इस्तेमाल करके इतिहास को तोड़ मरोड़ कर नफरत फैला रही हैं। राजनीति इसका लाभ उठा रही है। तो हमारी जो हिस्ट्री है उसको चेंज किया जा रहा है, यानी कि उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से यानी कि हमारी जो हिस्ट्री है उसको तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल ही अलग उसका रोल दिखाया जा रहा है। जैसे कि अगर किसी पिक्चर में किसी प्रकार का रोल दिखाना होता है तो अगर उस रोल को चेंज करना होता है तो एक प्रकार से उसके जैसा ही सेम दूसरा रोल कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर हमारी जो हिस्ट्री है वह रियल हिस्ट्री बताई नहीं जा रही है और अब इसमें जो है हमारी जो हिस्ट्री को एक अलग रोल प्ले करके यहाँ पर लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे लोगों के मन में नफरत फैल रही है और इससे जो राजनीति है, राजनीतिक नेता हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं। औपनिवेशिक इतिहासकारों ने प्राचीन भारत को सबसे सद्गुण काल बताया है। मुस्लिम आगमन हिंदू स्वर्ण युग को विनाश करार बता दिया गया है। यानी कि जब मुस्लिमों का आगमन हुआ था तो हिंदू जो स्वर्ण युग था, हिंदू का जो स्वर्ण युग था उसका विनाश बताया जा रहा है। इससे हिंदू मुस्लिम संबंधों पर स्थायी कलंक लगा है और सांप्रदायिक नफरत की घिनौनी गाथा फैली हुई है। यानी कि लोगों के मन में ऐसा नफरत बैठाई जा रही है कि जो मुस्लिम थे वह भारत के नहीं हैं, वह दूसरे देशों से आए थे और इससे ही जो है हिंदू का, यानी कि हिंदू
हिंदुस्तान के जो लोग थे हिंदू, उनका विनाश हुआ है। तो इससे हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो कलंक है, यानी कि एक तरीके से इन दोनों लोगों के बीच में एक गलत धारणा बन चुकी है, जिससे इनके बीच में हम देखें तो हमारा भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद भी अभी भी 2025 में भी हम देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में कितनी लड़ाई झगड़े होती हैं और कितने जो है आतंकी हमले हमको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि भारत में सबसे अधिक जो है हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होती है और इनके धर्म को लेकर इस तरीके से जो लड़ाई है वो सबसे अधिक होती है। धर्म को लेकर सबसे अधिक यहाँ पर लड़ाई होती है और हमारे जो राजनीतिक नेता हैं वही भी लोगों को धर्म में उलझा कर रखते हैं और जिससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो इतिहास के लिए एक घिनौनी सोच बन चुकी है लोगों के मन में। यानी कि लोगों के मन में असली जो इतिहास है उसको नहीं दिखाया जा रहा है। आज के सांप्रदायिकवादी इन कथाओं का दुरुपयोग इतिहास में तोड़ मरोड़ रहे और वोट बैंक बनाने, राजनीतिक पहचान को गढ़ने के लिए किए जा रहे हैं। यानी कि जो राजनीतिक नेता हैं वह हमारी जो हिस्ट्री है उस असल हिस्ट्री को नहीं दिखा रहे हैं, यानी कि एक अलग ही यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर रियल हिस्ट्री को यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक नेता हैं उनको क्या होता है कि उनको अपना वोट चाहिए होता है, वो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने इसी प्रकार से जो है उन्होंने वोट के लिए अपने राजनीति में पहचान गढ़ने के लिए वह जो इतिहास है उसको तोड़ मरोड़ कर रख रहे हैं, क्योंकि जो इतिहास है इसके जरिए लोगों को सीख मिलती थी कि हमारे जो नेता हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, इसके बारे में लोगों को पता चलता था। तो इसी प्रकार से जो हमारी एनसीईआरटी थी हिस्ट्री की 8th क्लास की, उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता चला था कि जो हमारी जो राजनीति वो कैसे चल रही है। तो इसीलिए अब जो हिस्ट्री है इसको भी चेंज कर दिया जा रहा है। हबीब ने बाल गंगाधर तिलक को 1916 के भाषण का हवाला दिया है। राष्ट्रवाद धर्म पर नहीं साझा हितों पर आधारित होता है। यानी कि जो राष्ट्रवाद होता है तो वह धर्म पर आधारित नहीं होना चाहिए, वह राष्ट्र के हितों के पर आधारित होना चाहिए। यानी कि हमारे जो राजनीतिक नेता होते हैं उनको धर्म पर बात नहीं करनी चाहिए, उनको लोगों के हितों के बारे में बात करनी चाहिए। वह जब सत्ता में जाते हैं तो वह लोगों के हितों के लिए जाते हैं, ना कि धर्म की बातें करने के लिए। नफरत पुरानी औपनिवेशिक विचारधारा से उत्पन्न हो रही है और झूठे इतिहास पर टिकी हुई है। यानी कि अब झूठा इतिहास दिखाया जा रहा है, उस पर यहाँ पर जो औपनिवेशिक विचारधारा है लोगों की बनी हुई है। यह कॉन्फ्रेंस इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सोशल अफेयर्स सेक्टरल पॉलिसी ग्रुप द्वारा आयोजित की गई। भारत में हाल के वर्षों में नफरत भरे भाषणों, सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जैसे हरियाणा में हालिया झड़पें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी नफरत भरे भाषणों पर चिंताएं जताई हैं और पुलिस को स्वतः संज्ञान लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हबीब का भाषण इसी संदर्भ में है जहां वे ऐतिहासिक जड़ों को जोड़कर बताते हैं कि औपनिवेशिक विरासत आज भी नफरत को ईंधन दे रही है। यानी कि जो हमारी औपनिवेशिक विरासत है वह आज भी जो हमारे आज के जो लोग हैं उनके मन में नफरत फैला रही है, क्योंकि इससे जो हमारे नेता हैं वह इसको रियल यानी कि असली हिस्ट्री को लोगों के सामने पेश नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब जो इरफान हबीब है यह कौन है? प्रोफेसर इरफान हबीब, इनका जन्म 1953 में भारत के प्रमुख इतिहासकार हैं। इनका जन्म 1953 में हुआ है और यह भारत के एक प्रमुख इतिहासकार और विज्ञान इतिहासकार विशेषज्ञ भी हैं। वे मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं और औपनिवेशिक भारत, स्वतंत्रता संग्राम और विज्ञान के इतिहास का गहन अध्ययन करते हैं। वे निस्टार्स यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज में कार्य करते हैं। यानी कि जो हमारा जो डेवलपमेंट है यानी कि विकास या टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर काम करते हैं ये, और यही जो है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम और विज्ञान के इतिहास से जुड़े जो भी तथ्य हैं उन पर गहन अध्ययन करते हैं और उन पर यह काम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इरफान हबीब की ये किताब है मौलाना आज़ाद।
अब सार्वजनिक बुद्धिमत्ता के रूप में सक्रिय हैं। वे सांप्रदायिक इतिहास के तोड़ मरोड़ और नफरत से राजनीति के कट्टर आलोचक हैं। यानी कि जो इतिहास है, इतिहास के जरिए वह जो राजनीति में आज के जो नेता हैं उनकी कट्टर तरीके से आलोचना करते हैं। यानी कि अगर वह किसी तरीके से ऐसा काम करते हैं वह जनता के हित के लिए नहीं हो, तो वह जो है राजनीतिक नेताओं का विरोध करते हैं। अगर वह इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, लोगों के मन में नफरत फैलाते हैं इससे, तो वह भी जो है इसका विरोध करते हैं। इरफान हबीब, कुछ स्रोतों में इरफान हबीब ने भ्रम होता है कि उनके चाचा हैं। जो इरफान हबीब मध्यकालीन इतिहासकार हैं, यहाँ इरफान हबीब हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आज इतिहास को संदर्भ के बिना देखने की प्रवृत्ति केवल महत्व को कम करती है। यानी कि इतिहास जो है हमारा, उसको अगर हम इतिहास के तरीके से नहीं देखें तो यह केवल एक हमारे इतिहास को नहीं दर्शाता है। उन्होंने केवल अतीत के में उन्होंने कहा आप केवल अतीत से भाग सकते हैं और मुगल इतिहास से विस्तृत से बढ़ते उदाहरणों का हवाला दिया है, जिसे अक्सर जबरन धर्मांतरण से चिन्हित हिंदू उत्पीड़न के काल के रूप में चित्रित किया गया है। यानी कि जो मुगल इतिहास था उसको चेंज किया जा रहा है। यानी कि अब जो हिस्ट्री है वह चेंज हो रही है, उसमें मुगलों का जो इतिहास है उसको चेंज किया जा रहा है। और जो अकबर था उसको एक क्रूर शासक बताया जा रहा है और उसकी जो अच्छाइयाँ थी उसको नहीं गिनवाया जा रहा है, केवल उसकी जो बुराइयाँ, या फिर हम कह सकते हैं कि वह एक अपने तरीके से उसके बारे में जो है बुरी बुरी बातें बताई जा रही हैं। उन्होंने कहा है यदि हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन कराना मुगलों सम्राटों का आधिकारिक नीति रही होती तो निश्चित रूप से बेहद अप्रभावी नीति रही होगी। यानी कि जो यहाँ पर नई हिस्ट्री आ रही है उसमें क्या है कि जो मुगल हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है कि जो लोग थे हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, उनको इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया जा रहा था, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और इसी प्रकार से जो उनकी नीतियाँ थी बाबर की और मुगलों की, तो उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। उन्होंने यह स्वीकार करते हुए कहा कि धर्मांतरण होते हुए यह भी कहा गया है कि व्यापक सामाजिक कारणों से इसमें भूमिका निभाई गई। उन्होंने बताया है हिंदू समाज में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले कई कारीगरों में इस्लाम धर्म अपना लिया था। यानी कि जो हाशिए पर, जैसे कि अगर हम देखें तो जो SC ST के लोग हैं, जो शूद्र वर्ग के लोग थे, उनको जो है इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा था, ऐसा अब जो नई हिस्ट्री आई है उसमें बताया गया है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर इस्लाम में गए हों, लेकिन यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि जो बाबर थे उन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पर जबरन तरीके से जो है उनके ऊपर इनका जो धर्म परिवर्तन है वो करवाया था। पैनल में अन्य वक्ताओं में इतिहासकार, सोशल मीडिया कमेंटेटर याचिका शर्मा और ऑनलाइन कमेंटेटर संजय राजौजिया और देव, जिन्हें बागी हरियाणवी के नाम से जाना जाता है, ये भी इसमें शामिल हो रखे हैं आलोचक में। इतिहास के अध्यापन में विकृत और मनगढ़ंत बातों के बीच धुंधली होती जा रही है, रेखाओं की ओर इशारा करते हैं। हबीब ने राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8वीं की इतिहास की पुस्तक का उदाहरण दिया है, जिसमें मराठा संस्थापक छत्रपति शिवाजी को कट्टर हिंदू बताया गया है। उन्होंने कहा है इस दौर के ग्रंथों में हिंदू का कोई जिक्र नहीं है और इस बात पर जोर दिया गया है कि बाद में यह अवधारणा 19वीं सदी की देन है। तो अब हम यहाँ पर देखें तो जब मराठा सम्राट था तो मराठा सम्राट में ऐसा कोई तो नहीं था कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, तो उसमें इस तरह के जो धर्म थे वो नहीं थे। उस समय तो केवल जो है वहाँ पर इस्लाम धर्म हुआ करता था, सिखाई, सिख, ईसाई, ये सब धर्म हुआ करते थे। यहाँ पर कोई हिंदू धर्म का जिक्र वहाँ पर देखने को नहीं मिला है हमको मराठा सम्राट में। लेकिन यहाँ जो नई हिस्ट्री है उसमें दिखाया जा रहा है कि जो हिंदू धर्म है मराठा सम्राट थे उन्होंने जो हिंदू धर्म के लोग थे उनको परिवर्तित किया था इस्लाम धर्म में।
अब औपनिवेशिक इतिहास का अर्थ क्या है? औपनिवेशिक इतिहास का लेखन एक वह तरीका है जिसमें ब्रिटिश शासकों, प्रशासकों और विद्वानों ने 18वीं सदी से 20वीं सदी में भारतीय इतिहास को लिखा है। यह तटस्थ नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक शासन को वैध ठहराने और भारतीय समाज को छीन साबित करने का औजार था। इसका उद्देश्य भारतीयों को अपनी संस्कृति से अलग, ब्रिटिश शासन को सभ्यता लाने वाला बताना और विभाजन पैदा करना था। यानी कि जो औपनिवेशिक इतिहास है, इसमें क्या है कि जो भारत की जो संस्कृति है उसको एक तरीके से अलग ही कर देना, और जो ब्रिटिश शासन था उसको एक सभ्य तरीके से यहाँ पर साबित करना। लेकिन अगर हम देखें तो जो ब्रिटिश शासन था, इसने हमारे भारत में आकर 200 सालों तक राज किया था और भारत के लोगों को गुलाम बनाया था, और अपने जो देश है यानी कि इंग्लैंड ले गए थे और लोगों से वहाँ पर काम करवाया गया था। लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रताड़ित किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। ब्रिटिश शासन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तब लोगों को यहाँ से ट्रेनों में, जब इनकी रेलें बन गई थी और रेल के जरिए यहाँ से ये अपने जो लोग थे, मजदूर थे, उनको इंग्लैंड ले जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन था उसको यहाँ पर सभ्य बताया गया है, और जो हमारी भारत की संस्कृति है उसको एक अलग ही कर दिया गया है। अंग्रेजों की फूट डाल और राज करो की नीति क्या थी? यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद की प्रमुख रणनीति थी। अंग्रेजों ने धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय विवादों को बढ़ावा देकर भारतीयों को एकजुट होने से रोका है। यानी कि जो अंग्रेज थे उन्होंने लोगों को जातीय और क्षेत्रीय और धार्मिक विवादों के आधार पर एकजुट नहीं होने दिया। जैसे कि अगर हम देखें तो आज के हमारे जो नेता हैं वह भी सेम इसी तरीके से कर रहे हैं। लोगों को यहाँ पर मंदिर का निर्माण करते हैं, वहाँ पर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है। इस तरीके से लोगों को धर्म में उलझाकर अपनी जो राजनीति है उस पर सत्ता पर बैठ जाते हैं और फिर अपना जो खुद की मनमर्जी है वो चलाते हैं। उदाहरण के लिए 1905 का बंगाल विभाजन हिंदू मुस्लिम पर आधारित था। अन्य निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए और इतिहास में हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को उभारना, इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर हुई और शासन आसान हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन था उसको एक तरीके से सभ्य बताया गया है, और हमारी भारत की जो राष्ट्रीय एकता है, लोगों के अंदर जो राष्ट्रीय एकता थी वह कमजोर हो गई। अब हम देखें कि जो इतिहास का है उसको कैसे तोड़ा मरोड़ा गया है। ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे कि जेम्स मिल, विसेंट स्मिथ ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में, जैसे कि हिंदू काल यानी कि स्वर्ण युग, मुस्लिम काल अत्याचार और विनाश युग, ब्रिटिश काल सुधार और सभ्यता के युग में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार जब यहाँ पर आई थी तो उन्होंने क्या सुधार किया था हमारे यहाँ पर भारत में, और किस तरीके से यहाँ पर जो सभ्यता है यानी कि एक सभ्य उदाहरण यहाँ पर इनका दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने तो केवल भारत के लोगों के साथ अत्याचार ही किया था, भारत के लोगों को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया था। जो है वह अपना भारत में आज़ादी के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, उसके बाद उनको जो है काफ़ी सालों बाद यानी कि 200 साल तक अंग्रेज़ों ने यहाँ पर राज किया था, और 200 सालों तक भारत के लोगों को गुलाम बनाकर रखा था। उसके बाद उनको भारत को 1947 में जब आज़ादी मिली थी, उसके बाद भारत के लोगों को थोड़ा बहुत जो है सभ्य तरीके से जीने लगे थे। मुस्लिम शासकों को विदेशी आक्रमणकारियों ने बताया, मंदिर विध्वंस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, जबकि सांस्कृतिक संश्लेषण जैसे कि भक्ति आंदोलन, सूफी और को नजरअंदाज किया है। इससे हिंदू मुस्लिम स्थायी दुश्मनी की कथा गढ़ी हुई है। यानी कि अब हम देखें तो भक्ति आंदोलन के लिए और सूफी के लिए भी जो है आंदोलन चले थे, इनको नजरअंदाज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को एक स्थायी रूप से दुश्मन बताया गया है, जिसके कारण यहाँ पर जो लोगों के मन में नफरत है वो पैदा हो रही है। अब औपनिवेशिक इतिहास की जो विशेषताएं वो क्या है? विभाजनकारी दृष्टिकोण। इतिहास को धार्मिक आधार पर बांटा गया है।
अब यहाँ पर जो नए तरीके से जो इतिहास पेश किया गया है, इसमें इसको धार्मिक आधार पर बांटा गया है। यूरो केंद्रित यानी कि भारतीय समाज को स्थिर, अंधविश्वासी और पिछड़ा बताया गया है। शासन व्यवस्था, शासन वैधता, ब्रिटिश शासन को सुधारक साबित किया गया है। अब हम यहाँ पर देखें तो जो ब्रिटिश शासन है वो किस तरीके से सुधारक था। यहाँ पर जो नई हिस्ट्री है उसमें ब्रिटिश शासन को सुधारक तरीके से पेश किया गया, लेकिन अगर हम देखें तो जो ब्रिटिश शासन था वो एक तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं था भारत के लिए। उसने भारत के लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान किया है। अब हम यहाँ पे देखें आर्यन आक्रमण सिद्धांत, अन्य भारतीयों को आर्य और दक्षिण को द्रविड़ बांटकर जातीय भेद यहाँ पर दिखाया गया। तो अब हम देखें तो ये आर्य जो थे यह भी हमारे भारत के नहीं थे, और ये जो द्रविड़ लोग थे ये जो है भारत के लोग थे, लेकिन जो आर्य थे इनको भारत का लोग बताया जा रहा है, क्योंकि जो यह आर्य थे यह एक बाहर के लोग थे और इन्होंने आके भारत में अपने आप को ब्राह्मण साबित कर दिया था, और यह जो है यज्ञ वगैरह करने लगे थे और इन्होंने एक अपना आप को ऊंचा दर्जा दे दिया था इससे। और जो द्रविड़ लोग थे यह हमारे जो भारत के आम नागरिक थे, यानी कि भारत के जो लोकल लोग थे वह लोग थे। अब इनमें जो भेद करके यहाँ पर जातीय भेद दिखाया गया है, जिससे यहाँ पर लोगों के मन में नफरतें फैल रही हैं। सांप्रदायिकता को बढ़ावा भी दिया गया है, हिंदू मुस्लिम विरोध को ऐतिहासिक बनाया गया है। यहाँ पर हकीकत क्या थी? वास्तविकता में मध्यकालीन भारत में हिंदू मुस्लिम सह अस्तित्व था। संयुक्त संस्कृति, भक्ति, सूफी संश्लेषण, सम्राट जैसे अकबर, सूफी वाद नीति, मुस्लिम शासन में भारतीय तत्व प्रमुख थे। ज्यादातर सेना प्रशासन हिंदू। ब्रिटिश काल में आर्थिक शोषण, अकाल और दमन हुआ है, न कि सभ्यता का। प्राचीन भारत विविध और समृद्ध था, न कि केवल हिंदू स्वर्ण युग। आज के समय में इस इतिहास का इस्तेमाल क्या है? आज सांप्रदायिक राजनीति में औपनिवेशिक कथाओं का दुरुपयोग हो रहा है। आज के समय में जो राजनीति है, राजनीति में जो औपनिवेशिक कथाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, और यहाँ पर जो मुस्लिम है और जो हिंदू है उनको भड़काया जा रहा है, और दोनों देशों के दोनों हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच में इनको भड़काया जा रहा है और इनके बीच में नफरतें फैलाई जा रही हैं, जिससे ये लोग आपस में भिड़ते रहें और यह जो है एक तरीके से एक राजनीति पर बैठ के अपना शासन कर सकें। मुस्लिम शासन को अत्याचार बताकर नफरत फैलाई जा रही है, वोट बैंक बनाया जा रहा है, जिससे राजनीतिक पहचान गरीबी और राष्ट्रवाद को धर्म से जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर जो राजनीतिक नेता हैं वह अपना वोट को बढ़ाने के लिए किसी तरीके से जो है लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को एक दूसरे यानी कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा जा रहे हैं और धर्म के आधार पर इनको जोड़ा जा रहा है। अब नफरत भरे भाषण क्या है? नफरत भरी भाषण यह अभिव्यक्ति है जो सामुदायिक यानी कि धर्म, जाति, नस्ल आदि के आधार पर के खिलाफ घृणा, हिंसा या भेदभाव भड़काती है। भारत में आईपीसी की धारा 153A और 295A इसे कवर करती है, लेकिन परिभाषा अस्पष्ट है, यानी कि अभी भी यहाँ इसकी जो परिभाषा वो अस्पष्ट रूप से है। यहाँ पर राजनीति के जो नेता हैं वह लोगों को धर्म के आधार पर यहाँ पर भेदभाव के रूप में लोगों को भड़काते हैं, और जिससे यह जो भाषण है वो देखने को मिल रहा है। औपनिवेशिक इतिहास और हेड स्पीच का संबंध क्या है? हबीब के अनुसार औपनिवेशिक कथाएं मुस्लिम को आक्रमणकारी बताना और आज नफरत भरी भाषण का आधार बन रही हैं। ये पुरानी विभाजनकारी कहानियां सांप्रदायिक ताकतों द्वारा दोहराई जा रही हैं, जिससे सामाजिक वैमनस्यता बढ़ती रहे। राजनीति में इतिहास का दुरुपयोग क्या है? इतिहास को तोड़ मरोड़ कर वोट बैंक बनाना, धार्मिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, औपनिवेशिक कथाओं में स्क्यूड राष्ट्रवाद गढ़ा जहां दुश्मनी को बढ़ावा मिलता है। अब यहाँ पर देखें तो जो राजनीति नेता हैं वह इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने वो पेश कर रहे हैं, जिससे लोगों के मन में जो है नफरतें फैल रही हैं। उनको केवल अपने वोट से मतलब है, लोगों के मन में किसी भी प्रकार की नफरत हो उनको उससे बात से कोई मतलब नहीं है। अब समाज पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है? सामाजिक सौहार्द बढ़ता है और दंगे यहाँ पर
समाज का जो विश्वास है इतिहास पर वो टूटता है और यहाँ पर दंगे हैं वो बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित महसूस करते हैं, समाज विभाजित हो जाता है। अब जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं जैसे कि SC ST के जो लोग हैं वह अपने आप को जो है असुरक्षित महसूस करते हैं और समाज जो है कई वर्गों में यहाँ पर विभाजित हो जाता है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम वर्ग में। इस तरीके से जो है यहाँ पर आज के समय में हम देखें तो काफ़ी समय से ही जो है हिंदू मुस्लिम वर्ग में यह बट रखा है और इसके साथ ही यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम में लड़ाइयाँ भी देखने को मिलती है। अब युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? युवा गलत इतिहास से प्रभावित होकर नफरत फैलाते हैं, सोशल मीडिया पर झूठी कथाएं वायरल करते हैं जिससे कट्टरता बढ़ती है। यानी कि अब युवाओं को भी जो है गलत इतिहास बताया जा रहा है और गलत इतिहास के आधार पर वह नफरतें फैलाते हैं, सोशल मीडिया पर झूठी झूठी कथाएं वायरल करते हैं जिससे जो कट्टरता है वह बढ़ती है। शिक्षा व्यवस्था की क्या भूमिका है? स्कूल कॉलेज में औपनिवेशिक या सांप्रदायिक इतिहास पढ़ाया जाए तो नफरत बढ़ती है। शिक्षा की तटस्थता और इसको वैज्ञानिक बनाना जरूरी है। यानी कि जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसमें सही इतिहास पढ़ाया जाए, ना कि जो औपनिवेशिक इतिहास है उसको पढ़ाया जाए। इरफान हबीब का समाधान क्या है? यहाँ पर सच्चा इतिहास लोगों को पढ़ाया जाए, औपनिवेशिक कथाओं को खारिज किया जाए, तिलक जैसे विचारकों को प्रेरित साझा राष्ट्रवाद को अपनाना। नया इतिहासकार लेखन कैसा हो सकता है? जैसे कि तथ्य पर आधारित हो, यानी कि यहाँ पर तथ्य पर आधारित हो, यानी कि कितना इतिहास जो है वो सही है और कितना नहीं। सभी प्रमाणों पर आधारित हो, यानी कि जब इसके प्रमाण मिल जाए कि यह पूरी तरीके से सही है तब इसको जो है लोगों के सामने पेश किया जाए और तब इसको जो है यहाँ पर लोगों के सामने पेश किया जाए, जिससे समाज जो है वो जुड़ता है, टूटता नहीं है। यह जो है जो इतिहास है वह समाज को जोड़ने वाला होगा, बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण को पेश करेगा। यानी कि हमारा जो इतिहास में जो दृष्टिकोण है, सांस्कृतिक हमारी की जो सांस्कृतिक पहचान है उसको भी यहाँ पर प्रस्तुत करेगा। अब लोकतंत्र के लिए यह क्यों जरूरी है? नफरत लोकतंत्र को कमजोर करती है, सही इतिहास लोकतंत्र को मजबूत करता है, विचारों की स्वतंत्रता बनी रहती है। संविधान और सामाजिक सौहार्द क्या है? संविधान समानता और भाईचारे की बात करता है। नफरत भरे भाषण संविधान की भावना के खिलाफ है। इतिहास का सही ज्ञान संविधान को समझने में भी मदद करता है। यानी कि अगर हम बात करें तो अगर इतिहास सही तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाएगा तो इस लोगों को संविधान के बारे में भी पता चलेगा। यानी कि हमारा जो संविधान है इसका गठन कैसे हुआ है, लोगों ने आज़ादी कैसे प्राप्त की और हमारे जो नेता थे उन्होंने आज़ादी के लिए कैसे कैसे संघर्ष किए हैं, इसके बारे में भी लोगों को पता चल सकेगा। अब आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या है? समर्थन के तर्क औपनिवेशिक इतिहास का विभाजन की नींव रखी है। विरोध तर्क आज की रणनीति भी इसके जिम्मेदार है। निष्कर्ष दोनों कारण मिलकर समस्या बढ़ा रहे हैं। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? अब जो हमारी शिक्षा है उसमें सुधार किया जाए, नफरत भरे कानूनों पर सख्त पालन किया जाए, कानूनों को सख्त पालन किया जाए, सांप्रदायिक ताकतों का विरोध और सच्चा इतिहास का प्रचार किया जाए। कि जो सही इतिहास है वह लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। औपनिवेशिक इतिहास की विरासत आज का नफरत का हथियार बनी हुई है। सच्चाई और एकता पर आधारित इतिहास ही भारत को मजबूत, लोकतांत्रिक और सौहार्दपूर्ण बना सकता है। हबीब का संदेश: इतिहास को नफरत नहीं सबक के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इतिहास है उससे हमको काफ़ी सबक मिलते हैं कि हमारी जो राजनीति वो कैसी चलती है, काफ़ी चीज़ों के बारे में हमको काफ़ी सबक मिलते हैं। हाँ, तो हमारा जो इतिहास है उसको नफरत के तौर पर हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमको उसको एक तरीके से उससे सबक लेना चाहिए ताकि हमारे जो पूर्वज यानी कि हमारे जो इतिहास में जो लोग थे, पूर्वज थे, उन्होंने जो गलतियां की हैं वो आज के समय में वो गलतियां दोहराई ना जा सके। थैंक यू।